थोड़ा आज पहली दफ़ा मेरा ख्याल है इमरान खान और आर्मी चीफ जो है ना आमने सामने हुए हैं। आमने सामने से मुराद मैं कह रहा हूँ कि एक दूसरे को डायरेक्ट उन्होंने एड्रेस किया है। इमरान खान साहब तो पहले कर रहे थे, तो आज आर्मी चीफ साहब ने उन्होंने सीधा जो इसको टांट कहें कि तंज किया, इसको रिडिक्यूल करें कि उनका मजाक उड़ाया, या उनको मॉक किया कि भाई साहब आप तो पिछले 2 साल से कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, ये डूबने वाला है, खुदा ना खास्ता इसका वजूद ख़तरे में है, ये श्रीलंका बनने वाला है। फिर उसके बाद बांग्लादेश की मिसालें मिल गई, वो उन्होंने सुनाई। सो ये खान साहब का ये नैरेटिव था कि ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और पाकिस्तान नहीं चल सकेगा, और ये नाहल नालायक और करप्ट लोग जो आए हैं तो इनको, और वो बार बार कहते थे कि इनको सारी सपोर्ट आर्मी दे रही है, लिहाजा आर्मी के गले में ये चीज़ें पड़ जाएंगी। सो अब तक हमने देखा था कि आर्मी चीफ ने जितने भी पब्लिक एड्रेसेस किए हैं, उन्होंने इमरान खान साहब का कोई इस तरह की बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया। सो वो, हालांकि खान साहब जैसे मैंने कहा माजी में उन्होंने 3-4 दफ़ा बड़े सख्त अटैक किए थे और बड़े गुस्से वाले उनके बयानात थे। वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ को गुस्सा आए, वो प्रवोक कर रहे थे ताकि ये जो मौजूदा एक हाउस ऑफ कार्ड्स इन्होंने बनाया हुआ है ना, तो ये गिरे और वो कोई बहुत बड़ा एक्शन लें। खान साहब ने कोई ऐसी बात अब तक छोड़ी नहीं है जो उन्होंने ना की हो। किसी बंदे को भी गुस्सा आ सकता था और उसका ये गुस्से का इजहार वो करती भी रही है एस्टेब्लिशमेंट। ये नहीं है कि उन्होंने नहीं किया, ठीक है, स्टेटमेंट नहीं दिया, प्रेस रिलीज नहीं दी, खान साहब की तरह कोई मीडिया टॉक नहीं की, लेकिन उन्होंने स्टेप्स पूरे लिए। और खान साहब को पता था कि जब भी मैं आर्मी चीफ पे कोई बात करूंगा, उनको हिट करूंगा, तो वो कुछ ना कुछ रिएक्ट करेंगे और वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरे इन बयानात के बाद आर्मी चीफ को लूज बाल करें। जैसे खान साहब तो रोजाना लूज बाल करते रहते हैं, पहले भी होती रहती हैं, अब वो आदी हो चुके हैं। उनके जो कंसिक्वेंसेस थे, इससे ज़्यादा क्या हो सकता था, वो पहुंचे मिलिट्री कोर्ट या उसका मिलिट्री ट्रायल तक बात तो पहुंच चुकी है। खान साहब को लगता है कि मेरे पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है। लूज अगर आप करना है तो वो एस्टेब्लिशमेंट करेगी या कर रही है, या ये शहबाज शरीफ इनकी हुकूमत करके मैं तो गेन कर रहा हूँ, मेरा तो वोट बैंक भी बढ़ा है। मुझे तो 8 फरवरी जो था उसमें भी बड़ी सारी तादाद में वोट पड़े हैं, सीटें पड़ी हैं, मेरी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है और मेरे केसेस अगर देखे जाएँ तो वो भी ख़त्म हो रहे हैं, ज़मानतें मिल रही हैं, आप रोज़ाना की बुनियादों पर नए केसेस बना भी रहे हैं, तो फिर ना बनाते रहें। सो खान साहब ये बात समझे बैठे हैं कि मेरे पास लूज करने के लिए जो चीज़ें थीं, जिन चीज़ों से मैं डरता था, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मसला उनकी बीवी थी बुशरा बेगम पे वो बड़े सेंसिटिव थे, बहुत सेंसिटिव थे कि फेसबुक पे, ट्विटर पे कोई उनके बारे में कोई बात लिख जाता था या फोटोशॉप को छप जाती थी। उस वक्त DGFI जो थे यहाँ पे बशीर मेमन साहब थे, उनसे लड़ाई की एक वजह खान साहब की ये भी थी वज़ीर आज़म के तौर पर। इन्होंने कोई 10-15 लोगों के उनको नाम भेजे गए थे, जिसमें एक जर्नलिस्ट भी थे, कि इन्होंने बुशरा बीबी कॉमेंट किया आप इन पे ये टेररिज्म के तहत केसेस करें। उन्होंने कहा साइबर क्राइम के तहत भी हो सकते हैं, टेररिज्म की मेरे पास क्लास नहीं, मैं कैसे दहशतगर्दी बना के इनको पेश करूं। तो खान साहब उस वक्त कहते थे नहीं, जो बुशरा बेगम साहबा पे जो भी कोई इस तरह की फोटोशॉप कर रहा है, कमेंट्स कर रहा है, आप उनको टेररिज्म के तौर पर उनको ट्राई करें। बशीर मेमन साहब जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे पूछा जा सकता है, जिसका उन्होंने रेजिस्ट किया। उन्होंने सर कल को बता भी चुके हैं हमारे प्रोग्राम, जी हमारे प्रोग्राम में भी कह चुके हैं, और वो हमेशा कहते थे, मैंने खान साहब को कहा कि ये चीज़ें कल को आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगी, मत करें। लेकिन जो पावर में बैठा, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा, वो इन बातों को कब समझता है। अब खान साहब की जो रेड लाइन थी 2-4 थी, अब देख रहे हैं खान साहब को जहन समझते हैं कि वो क्यों इतने रिस्क लेकर बातें कर रहे हैं। आज भी उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की हैं जिन पे हम आते हैं कि उसका जवाब, जैसे मैंने कहा कि आर्मी ने भी देने की कोशिश की है। अब पहली दफ़ा पब्लिकली उन्होंने, मैं समझता हूँ उन्होंने एक तरह का उनको टांट किया, तंज किया, मतलब माइल्ड लहजे में ये कहते हैं कि टांट। इन तमाम चीज़ों का खान साहब को ये था कि पहली रेड लाइन थी कि खान साहब को ये गिरफ्तार करने की जरूरत कौन करेगा, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, वज़ीर आज़म हैं। सो पहली तो रेड लाइन वो तोड़ी गई कि खान साहब गिरफ्तार हो गए। फिर भी खान साहब का ट्रायल कौन करेगा, ट्रायल भी हो गए। फिर सज़ा के इनमें अगेन उसमें किससे ये जज हुकूमत में जरूरत है खान साहब को सज़ा दे, वो सज़ा भी हो गई। अच्छा, फिर अगली उनकी रेड लाइन थी बुशरा बेगम साहबा थी कि इनको कोई टच ना करे, मेरे ऊपर जितने केसेस बनाने हैं कर ले। ये खुद भी कहते रहे, बुशरा साहबा को कुछ ना कहे, उनको बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत समझते हैं, वो लार्जर देन लाइफ है उनके लिए, एक फिगर हैं वो बुशरा साहबा भी गिरफ्तार हो गई। बुशरा साहबा पे ट्रायल भी हो गया, सज़ाएँ भी हो गई, वो भी जेल पहुंच गई। अब ये 2 सबसे बड़ी रेड लाइन थी। अब तीसरी ये थी जी मिलिट्री कोर्ट पे उनका वो होना है जी, ट्रायल होना है, तो मिलिट्री कोर्ट भी हो जाएगा या नहीं होगा, वटेवर। तो खान साहब को लगता है कि मैं जेल भी चला गया, मेरी बेगम साहबा भी चली गई, साइफर भी हो गया, तोशा खाना फलां सारे हो गए, मैंने क्या लूज़ करना है मजीद, मैं तो लोगों की पब्लिक सिंपैथी ले रहा हूँ, ठीक है, करते रहे, लूज़ इन्होंने करना है अब, क्योंकि इनके पास बहुत कुछ है। खान साहब के पास ये मासिव पब्लिक सपोर्ट के कुछ नहीं है, सो मटीरियली लूज़ करने को कुछ नहीं। आज़ादी थी वो भी गई, या पार्टी भी गई, ये पार्टी गई, बल्ला गया, बैठ गया, चेयरमैनशिप गई, लोग गए, सेनेट की ये सारी खवातीन की सीटें गई, सब कुछ तो छीन लिया उन्होंने।
अब वो चाह रहे हैं कि जो इनके पास है ना वो ये लूज़ करें। वो कैसे लूज़ करें? वो रोज़ाना ऐसे बयान देते रहे हैं पिछले 6 महीनों से। बुशरा साहबा भी देते रही हैं। उन्होंने पहले कहा जनाब इमरान खान साहब को कत्ल करने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है। फिर उन्होंने 3 नाम ले लिए मिलिट्री टॉप लीडरशिप को कि जनाब अगर खान साहब को कुछ हुआ तो ये 3 लोग जिम्मेदार होंगे। अच्छा, खान साहब ने पहले उनको एक दिन रोकने की कोशिश की, अगले दिन खान साहब ने भी कहा कि जी अगर कुछ हुआ, कोई बुशरा को हुआ, मुझे हुआ तो मैं लोगों को नहीं छोड़ूंगा, कब्रों से निकाल लूंगा। इन बयानात का मकसद था कि आप उनको इतना ये गुस्से में लेकर आए कि अदालतें रिलीफ दे रही हैं, आर्मी कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप ले ताकि शहबाज शरीफ साहब और इन जरदारी साहब से छुट्टी हो ना, डायरेक्ट जाएँ मसला इनमें। अब इतनी समझ उनमें भी थी कि डायरेक्ट हमने काम नहीं करना। हमने अब इतने भी मतलब वो नहीं थे, इमरान खान साहब तवक्को कर रहे थे कि इनको हटाएंगे अगर शहबाज शरीफ को या जरदारी को, जैसे मैं खिलाफ हो चुका हूँ कल को ये भी खिलाफ हो जाते, इनकी हुकूमत हटाएगी थी। इतने भी ये बेवकूफ़ ये भी नहीं थे इसमें कि ये जनाब कि उनको इमरान खान साहब के बाद इनको भी अपना दुश्मन बना लें, मुखालिफ बना लें। सो उसके बाद उन्होंने जो इन पे कोशिशें की, नए केसेस बन रहे हैं नंबर 1। अच्छा, इद्दत केस जो था वो बहुत बड़ा इमरान खान साहब के लिए एक पर्सनली तौर पर बहुत ज़्यादा हल्ट करने वाला केस था। उस पर उन्होंने टार्चर किया, उनको सजाएं दिलवाई। ठीक है, 6 महीने बाद वो हो जाएगा, उसको उन्होंने उसमें से बरी कर दिया होगा, लेकिन आपने उनको स्ट्रेस में तो डाला। पर्सनल उनकी लाइफ जो थी, शर्मिंदगी, एम्बैरेसमेंट, यस, वो भी आपने दिखाई। अब वो भी टार्चर कर रहे थे, ये नहीं वो नहीं कर रहे थे। साथ में छोटे छोटे के मतलब एक में ज़माना तो एक दिन कभी खुशी कभी गम, एक दिन खान साहब खुश हैं तो अगले दिन शाम को एक नया केस खोल गया उन पर। तो उन्होंने इनकी पर्सनैलिटी और इनकी नफ्सियात के साथ खेला कि इनको नफ्सियाती तौर पर तोड़ा जाए कि खान साहब को खुशी की खबर ही ना लगे, छोड़ो यार, अच्छा केस में मेरी जमानत होगी, छोड़ो यार, कल को एक और बना देंगे। सो उनके लिए तमाम खुशी की खबरें जितनी भी थी वो इन्होंने ऐसा ले ली कि बंदे को रिलीफ ही ना दो, इनको ज़हनी स्ट्रेस में रखें। वो इस तरह का टार्चर कर रहे थे खान साहब पे, अभी भी कर रहे हैं। अब एक और था, उन्होंने कहा जब खान साहब ने आखिरी दिन उन्होंने जनाब मुनीर पे उन्होंने बड़े सख्त बयान दिए थे, तो उन्होंने कहा इनको बैन करें, पीटीआई को बैन करें, और इसके बाद इन पे आर्टिकल 6 लगे, अलवी साहब पे भी लगे और ये कासिम सूरी पे और इमरान खान साहब पे भी लगे हैं। यही था ना। अब उस पर बड़ा शोर गोगा बना, उस पर बड़े खौफ डर पैदा हुआ। अब उसका जिक्र ही कोई नहीं करता। अता तारड़ साहब ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, नोबडी टॉक्स अबाउट दैट कि क्या बना उसका भी आपने वो करना था, आर्टिकल 6 लगाना था, पार्टी बैन करना, कभी जिक्र सुना है आपने? कोई हवाला, कोई रेफरेंस 1-2 दिन हुआ? मकसद क्या था कि इनको खान साहब और उनकी पार्टी को इनको ज़हनी टॉर्चर किया जाए। दैट्स व्हाट दे हैव डन। वो ज़हनी टॉर्चर इनको करते आ रहे हैं कि खान साहब हाथ में आए हुए हैं। आज जो हुआ है, जो कुछ आपस में जो मैंने कहा, आज उन्होंने आर्मी चीफ ने पहली दफ़ा जो उनको तंज किया है वो बड़ा गहरा तंज है कि वो किधर हैं जो कहते थे जनाब कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और पूरी कैंपेनें चली थी जिस पे मतलब बाज़ अफसोस भी होता कि मुल्क आपका भी है, मुल्क बचेगा तो फिर आप सारी सियासत भी कर लीजिएगा। हमारे यहाँ तो दुआएं मांगी जा रही थी खुदा न खासा श्रीलंका वाले हालात पैदा हो जाएँ, लोगों में यूथ में एक बाकायदा कैंपेन चलाएगी जो पाकिस्तान से लोग बाहर गए हैं कि बड़ी तादाद में जनाब इसमें लोग जो शिफ्ट हुए हैं, तो उसके पीछे इसका सोशल मीडिया का इस प्रोपेगेंडा का बड़ा हाथ है कि पाकिस्तान डूब रहा है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होने वाला है, सब कुछ खत्म होना, हर बंदा पैनिक में आपने डाल दिया। एवरीबॉडी इज इन अ पैनिक। जो मतलब अच्छे खासे भी कमा रहे थे उनको पैनिक में देखा। मतलब यही था कि आप अनसर्टेनिटी जो है ना यहाँ पे एक पैदा करें, जो यूथ है आपके या लोग हैं यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के वो बाहर जाए, और बड़ी तादाद में लोगों ने बाहर जाना भी शुरू कर दिया। ये स्ट्रेटजी भी उनकी सक्सेसफुल है। सो आर्मी चीफ ने एक तरह का उनको मेरा ख्याल है जवाब दिया है कि एक्सीलेंसी, आपकी 2 साल की कैंपेन थी, आपके हमारे पे हमले थे, टारगेट्स से जो कुछ भी किया, इसके बावजूद वी सर्वाइव्ड, वी आर हेयर, हम यहाँ खड़े हुए हैं, आप जेल में पड़े हुए हैं। सो ये मेरा ख्याल है आज। अच्छा क्लास साहब, आर्मी चीफ ने ये भी बात कही कि जो मुल्क का मुस्तकबिल है वो इस वक्त महफूज हाथों में है। सो इज ही रेफरिंग टू एस्टैब्लिशमेंट, या रियासत की बात कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, हुकूमत की बात कर रहे हैं? क्योंकि एक इनकी बातों से लग रहा है कि डिफेंस दे रहे हैं, कवर दे रहे हैं पूरी गवर्नमेंट को जो सब बैठी हुई है। डेफिनेटली जब वज़ीर आज़म आपके साथ बैठा हो तो फिर आपने ये गुफ्तगू करनी है कि वो साहब जब वो बात कहते हैं कि महफूज हाथों में, वो फ़ौज की नहीं बात कर रहे, ओवरऑल रियासत की बात कर रहे हैं कि मुल्क है या रियासत है, दे आर इन द सेफ हैंड्स, उनकी बात कर रहे हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, मैंने पहले भी की है कि आर्मी चीफ को इस तरह की पब्लिक गैदरिंग में आके इस तरह के स्टेटमेंट, मेरा ख्याल है इस तरह की तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। जनरल बाजवा साहब भी ये काम करते थे, और जनरल बाजवा साहब तकरीरें नहीं करते थे इस तरीके की, वो और तरीके से होता क्या है? मैं उस पर आता हूँ कि इसका क्या नुकसान होगा इनको, आर्मी चीफ को इन द लॉन्गर रन, अगर हिस्ट्री इज एनी एविडेंस इसका। जनरल बाजवा साहब पे जब इमरान खान साहब ये इल्ज़ाम लगाते थे ना कि ये सारी हुकूमत मेरी चला रहे थे, ये पावर ये यूज़ कर रहे थे, मुझे कुछ भी नहीं करने देते थे, तो उसके पे लोग बिलीव करते हैं। उसके रीज़न है क्यों बिलीव करते हैं, क्योंकि जब इस तरह के कि हर हफ्ते
कि हर हफ्ते वहाँ पे वो अपने घर पर आर्मी हाउस में जनरल बाजवा साहब का दरबार लगता था। उस दरबार में यहाँ इस्लामाबाद के, लाहौर के, कराची के, कभी कभार वहाँ के, इस्लामाबाद के ज़्यादा टॉप के एंकर्स जो आजकल उनके खिलाफ गुफ्तगू भी करते हैं, सारे मेहमान होते थे वहाँ पर। और ये गुफ्तगू होती 3-3, 4-4 घंटे वहाँ सियासत डिस्कस होती थी, पॉलिटिक्स होती थी, लोग होते थे, गवर्नेंस होती थी, बातें होती थी, जनरल बाजवा साहब खुल के बातें करते थे, सारी होती थी। और इसी तरीके से और लोगों से मिलते थे, यहाँ पे एम्बेसडर आते थे, उनसे बाजवा साहब मिल रहे हैं, रोज़ ISPR जो प्रेस रिलीज भी निकाल रही थे, फलां मिला भी, तो लगता था फॉरेन पॉलिसी भी उन्होंने ले लिए, उन्होंने ये लोकल पॉलिसी भी ले रही, इकोनॉमिक भी ले रही। बल्कि आपको याद होगा वजीर जो है इमरान खान के, ये सारे फाइलें लेके वहाँ पे जनरल बाजवा साहब के पास जाते थे, वहाँ पे अच्छा ताजिर हैं वो जा रहे हैं, तो लोगों को फ़ौरन यकीन आ गया, सहाफ़ियों को, कि इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं।